Let's going to start example number 1. अब जो कमिंग एग्जाम्पल होगी that are related to the previous topics. जो हमने एक्सटेंशन ऑफ फाइलर लगानी क्वेश्चन के 2 टॉपिक्स पढ़े हैं वो रिलेटेड ये एग्जाम्पल्स अब होगी। पहला केस जो एक्सटेंशन का हमने पढ़ा वो था कि इफ एफ जो कैपिटल एफ था इट इन्वॉल्व one independent variable and more than one dependent variable and corresponding derivatives, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो उस केस में आप लोगों ने देखा कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ फाइलर लगानी क्वेश्चन ऑब्टेंड हो रहा था, और इसी तरह दूसरा केस जो हमने किया था उसमें ये था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था एंड करस्पॉन्डिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व। उस केस में एक ही आयलर लगानी क्वेश्चन जो था वो हमारे पास डिराइव हुआ था। तो अब हम उन पिछले 2 टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, वो है कि फाइंड द एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शनल आई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 y prime square plus z prime square plus 2yz into dx। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो i है ये कुछ इस तरह है, i फंक्शनल है y का, y भी x का फंक्शन है और z भी x का फंक्शन है। मतलब ये कि यहाँ पे दो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है corresponding to a single independent variable। तो अब चूंकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आयलर-लाग्रांज इक्वेशन बनेगी वो 2 आयलर-लाग्रांज इक्वेशन बनेगी। एक आयलर-लाग्रांज इक्वेशन जो होगा वो y में होगा और दूसरा आयलर-लाग्रांज इक्वेशन जो होगा वो z में होगा। और जो f है यहाँ पे हमारे पास वो ये है और करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशंस जो है वो आपको गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो f लिखें, उसकी करस्पॉन्डिंग आप आयलर-लाग्रांज इक्वेशंस लिखें, f y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर प्लस 2yz। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे जो f है दैट इज x y z y प्राइम एंड z प्राइम। तो यहाँ पे आयलर-लाग्रांज इक्वेशन 2 बनेगी आप लोगों के पास। तो पहली आयलर-लाग्रांज इक्वेशन जो है दैट इज partial f over partial y minus d by dx partial f y partial y prime equal to 0। This Euler-Lagrange equation corresponding to the dependent variable y and partial f over partial z minus d by dx partial f over partial z prime is equal to 0। This Euler-Lagrange equation corresponding to the dependent variable z। अब f से यहाँ से ये सारी जो डेरिवेटिव्स है, ये जो सारी डेरिवेटिव्स है वो आप निकालें, ये निकाल लें आप, ये निकाल लें, ये निकालें, ये निकालें। ये 4 डेरिवेटिव्स आप यहाँ से फाइंड आउट करें और उसके बाद जो है आप वो चारों डेरिवेटिव्स 2 और 3 में पुट करें और इसी तरह जब आप वो 2 और 3 में पुट करेंगे you will get 2 differential equation। सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस का, क्योंकि इधर वैल्यू पुट हो जाएगी ना, इधर भी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये डेरिवेटिव तो खत्म नहीं होगी, ये तो ऐसी आएगी। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ये दूसरी, और दोनों को मिला के सिस्टम पढ़ा जाएगा। सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा इन दिस वे। तो फाइंड आउट ऑल these 4 derivatives
and put the values in equation 2 and equation 1. तो देखें कैसे सॉल्व किया इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो वो देखें चारों वैल्यू पार्शियल एफ और पार्शियल वाई 2c आ गया, पार्शियल एफ और पार्शियल c किया 2y, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम किया 2y प्राइम, पार्शियल एफ और पार्शियल z प्राइम किया 2c प्राइम। वैल्यूज पुट की तो 2c माइनस इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है y डबल प्राइम इज इक्वल टू z। फाइनली क्योंकि 2c माइनस d बाई डी एक्स 2y प्राइम 2 बाहर आ जाएगा, ये d दोबारा ऑपरेट होगा, y डबल प्राइम आ जाएगा, 2 कॉमन कर लो बाहर निकल जाएगा, ये इक्वेशन फाइनली बन जाएगी। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी तरह तीसरे में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, तीसरे में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बल्कि ये नहीं, ये वाली बन जाएगी y इज इक्वल टू z डबल प्राइम। यूज इक्वेशन ए इन बी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? यस सर आ रही है। आ रही है। अच्छा, इक्वेशन ए यूज करें बी में, तो जब ए को बी में यूज करेंगे तो चलो जिनको नहीं आ रही ना वो अपना नेट दुरुस्त कर ले। नेट आप लोगों का बहुत स्लो है जो मेरी आवाज को पिक नहीं कर रहा। तो जब आप इक्वेशन ए को बी में यूज करेंगे, वी विल गेट y इज इक्वल टू y डबल प्राइम होल डबल प्राइम, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगी। तो y इज इक्वल टू y फोर्थ डेरिवेटिव माइनस y इक्वल टू 0। अब ये फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल y। तो यहाँ से ये इसने ऐसे ही लिख दिया y नॉट इक्वल टू 0, इसको काट दें यहाँ से। इधर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इसको फैक्टराइज कर लें, रूट्स आपके पास आ जाएंगे। रूट्स आपके पास जो बन रहे हैं दैट इज d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, d इक्वल टू माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 1। सो corresponding to these roots, write equation of this differential equation of order 4। आप इस differential equation का solution लिख लेंगे corresponding to these roots। तो अब देखिए इसमें दो रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है और दो रूट्स जो है वो रियल है। तो सोल्यूशन यू बनेगा a e की पावर x, ये इसके रिस्पेक्ट से, प्लस e की पावर b की पावर b e की पावर माइनस x वो इसके रिस्पेक्ट से, और cos x c cos x प्लस b sin x वो इनके रिस्पेक्ट से। अब ये सोल्यूशन है y, लेकिन इसमें चूंकि कांस्टेंट है, अननोन है। अब इन अननोन को हमने कैलकुलेट करना है। जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है उनको आप यूज करें। ये बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है इनको आप यूज कर लें। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन y of 0 equal to 0 and y of pi by 2 equal to 1, we have y of 0 is equal to a plus b plus c, तो इक्वेशन स्टार बन जाएगा। y pi by 2 is equal to 1, तो 2 स्टार बन जाएगा। अब इससे स्टार से और डबल स्टार से ये वैल्यू नहीं निकल सकती, क्योंकि आपके पास इक्वेशन 2 है और अननोन जो है वो 4 है। आपको 2 और इक्वेशंस भी चाहिए, तो वो सी वाई डबल प्राइम आल्सो सी इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम, ये जो वाई आपके पास आया है इसको यहाँ पे पुट कर दें। सी इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम है ना, मेरे ख्याल में मन में आया था शायद। सी इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम, सो
वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई डी एक्स, ये वाई की वैल्यू पुट कर दी ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स। एक दफा एक डेरिवेटिव इस इक्वेशन पे अप्लाई कर दें, फिर दूसरी डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो आपके पास z आ जाएगा b। अब z वाली बाउंड्री कंडीशन आप b पे लगा रहे हैं, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 3 स्टार। और फिर तरह z की दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करें तो एक और इक्वेशन आ जाएगी 4 स्टार। अब आपके पास टोटल इक्वेशन हो गई 4, एक 1 स्टार वाली, एक 2 स्टार वाली, एक 3 स्टार वाली, एक 4 स्टार वाली। अब इन चारों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, वो आप जैसे सॉल्व करते हैं। हमें ए बी सी और डी की वैल्यू चाहिए, तो उसने कैसे सॉल्व किया है, उसने स्टार और 3 स्टार को ऐड किया है, तो उसमें से एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है सी, और आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाता है। फिर 2 स्टार और 4 स्टार को ऐड किया है, वहाँ से इक्वेशन ये बन जाती है, और यहाँ पे बी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 नहीं होता, तो चूंकि ए इज इक्वल टू बी आया था, तो यहाँ से ए भी 0 हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा। और चूंकि और जब आप स्टार में वैल्यू पुट करेंगे तो सी भी 0 हो जाएगा, और इस तरह सिर्फ डी की वैल्यू बन जाएगी जो कि 1 होगी, और y आपके पास sin x आ जाएगा। अब y sin x आ जाएगा, अब z जो है वो y डबल प्राइम की इक्वल है, तो y को 2 दफा डिफरेंशिएट करोगे तो आप z ऑब्टेन कर लोगे। तो दीज आर द रिक्वायर्ड कर्व, एक y है और दूसरा z है, जिसके करस्पॉन्डिंग आपने इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज किया है, जिसमें एक y, दो डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व थे ना, एक y और दूसरा z, तो आपको जो कर्व मिलेंगे वो भी दो होंगे, एक y होगा एक z होगा, corresponding to the independent variable x, corresponding to independent variable x we get two extremal curves corresponding, we have stationary values that are y is equal to sin x and z is equal to minus sin x। आई थिंक सो कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल I y of x is equal to y double prime square minus y square plus x square into dx। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो फंक्शनल है वो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। तो अब इसमें आइलर लाग्रांज इक्वेशन एक ही आएगी, दो इक्वेशन नहीं आएंगे, एक ही इक्वेशन बनेगी। लेकिन इसमें जो आप लोगों ने पहली आइलर लाग्रांज इक्वेशन डिराइव की थी ना, उसमें दो टर्म्स थे ना, इसमें तीन आएंगे क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव तक है और बाउंड्री कंडीशन साथ गिवन है। तो हियर f इज इक्वल टू y डबल प्राइम स्क्वायर माइनस y प्राइम स्क्वायर सॉरी माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। To use the Euler-Lagrange equation with higher order derivative, partial f और partial y minus 1 d by dx partial f और partial y prime। लेकिन पहली जो Euler-Lagrange equation थी ना वो यहाँ तक थी, उसकी वजह ये है कि उसमें y प्राइम तक f था, इसमें y डबल प्राइम भी है, तो इसमें ये वाली टर्म के साथ आएगी माइनस 1 का स्क्वायर d स्क्वायर बाई dx partial f और partial y प्राइम y डबल प्राइम इक्वल टू 0। अब करस्पॉन्डिंग टर्म्स आप निकाल दें इस f से, पार्शियल f और पार्शियल y निकाले, पार्शियल f और पार्शियल y प्राइम निकाल दें, पार्शियल f और पार्शियल y डबल प्राइम निकाल दें, और फिर जो है वो वैल्यूज जो है वो इसमें आपने पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल f और पार्शियल y, तो पार्शियल f और पार्शियल y उसने निकाला -2y आया, पार्शियल f और पार्शियल y प्राइम निकाला, so that is equal to 0, and partial f और partial y double prime is equal to 2y double prime आ जाएगा। partial f और partial y prime 0, ठीक है,
और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डबल प्राइम टू वाई डबल प्राइम। पुट द वैल्यूज, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगेन इट इज फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ना लिखे, ये इसने यहाँ पे ये लिखा है y नॉट इक्वल टू 0, इसको यहाँ से काट दी, डायरेक्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज characteristic equation is d for -1 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर उसी तरह रूल बन जाएंगे, सोल्यूशन बन जाएगा उसी तरह ही, पिछले एग्जांपल की तरह ही है। तो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगा दी। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव पे है, तो पहले आप y की डेरिवेटिव ले लें इक्वेशन 2 की, तो डेरिवेटिव ले फिर बाउंड्री कंडीशन लगा दें, तो आपके पास 4 इक्वेशन बन जाएंगी, 3 4 5 और 6। अब आप सब्ट्रैक्ट करें 4 से 5 को, तो ये 7, और ऐड करें 3 और 6 तो 8। अब 7 और 8 C1 और C2 में है, तो ये सॉल्व हो सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। तो C1 और C2 के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें, जिसको अगर याद हो तो कभी पढ़ा होगा छोटी क्लास में, घर पे चली बाई की जिसको कहते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो C1 C2 के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करें 7 और 8 पे, 7 और 8 पे अप्लाई करें और C1 और C2 की वैल्यू निकालिए, C1 आ जाएगा और ये C2। पुट द वैल्यूज एंड गेट द सॉल्यूशन। कोई क्वेश्चन? आई थिंक नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को अगर आप देखें तो दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ दिस। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बहुत थोड़ा सा मैं टेक्निक बताऊंगा, आप लोग खुद करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। ये जो है ये वाला केस है, ये वाला केस है पहला। एग्जाम्पल नंबर 3 में y1 की जगह पे फाई है और y2 की जगह पे साई है, दो फंक्शनल है और दोनों दो फंक्शन है, दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल जो वहाँ पे है वो एक फाई है और एक साई है और x पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों। और इसी अंदाज से जिस तरह ये किया था, जिस तरह ये प्रॉब्लम किया था, इसी तरह ही उसको करना है। जस्ट ये है कि y1 की जगह पे फाई लेना है और y2 की जगह पे साई लेना है, और करस्पॉन्डिंग जो बाउंड्री कंडीशन लेनी है वो एक हो जाएगा फाई ऑफ x1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या डेल फाई ऑफ x इज इक्वल टू 0, या फाई ऑफ x साई ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, या डेल साई ऑफ x1 इज इक्वल साई ऑफ x1 इज कांस्टेंट, या डेल साई ऑफ x1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह का है, ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और उसको करना है जस्ट वहाँ पे फाई और साई है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखें, ये फाई एंड साई ये y1 और y2 है, यूं समझ लें, वो वाला केस अप्लाई करना है। del phi of x1 equal to and del phi of x2 equal to 0 and del psi of x1 and del psi of x2 equal to 0. Here the function is I phi of x psi of x, वहाँ पे था y1 of x y2 of x, यहाँ पे दो ही दिए हुए हैं। तो ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। सबसे पहले आप फंक्शनल को लेके
ये लिख दिया, उसके मुताबिक फिर चेंज लेना है। अब चेंज उसी तरह मैंने कहा था, इस x को छोड़ के बाकी लिख दें, पार्शल एफ और पार्शल साई इंटू डेल फाई, फिर पार्शल फाई प्राइम और पार्शल एफ और पार्शल फाई प्राइम इंटू डेल फाई प्राइम, इस तरह साई के रिस्पेक्ट से लिखें। फिर इंटीग्रल एक एक पे अलग अलग लगा लें। फिर जो डेरिवेटिव वाला है उसको डेरिवेटिव से फ्री करना है बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करें, आपके पास ये टर्म कैलकुलेट हो जाएगी, विच इज इक्वल टू माइनस x1 टू x2 डी बाई डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल फाई प्राइम इंटू डेल फाई इंटू डी एक्स। इसी तरह साई वाले प्राइम पे भी यही लगाने, वो ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो होगा और ये ज़ीरो होगा। इस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशन कैलकुलस लगा दें तो दो इक्वेशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन था। शो दैट आइलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर द फंक्शनल। ये देखें, ये भी एक फंक्शनल है। इसमें जिस तरह दो थे, फाई था ना, अब यहाँ पे y आ गया, y प्राइम जी प्राइम। तो एडमिट द फॉलोइंग फर्स्ट इंटीग्रल। तो देखें यहाँ से इस एग्जांपल को हमने सॉल्व करना है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग भी जो है आपके पास जो सोल्यूशन बनेंगे, आइलर लाग्रांज इक्वेशन जो आप यूज़ करेंगे, इसमें भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो आइलर लाग्रांज इक्वेशन बनेगा वो पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। अब f से f गिवन है आपको, ये f है। अब f से आप ये वैल्यूज लिख लें। अब पहला केस ये है कि इफ f डज नॉट कंटेन y, अगर f में y ना हो तो पार्शियल f और पार्शियल y ज़ीरो हो जाएगा और इक्वेशन 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगी, माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू जीरो। और जब डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम कांस्टेंट हो जाएगा, उसको सी कह दें। तो आपके व्हेन एफ डज नॉट डिपेंड ऑन वाई या डज नॉट कंटेन वाई, तो आपके पास ये चीज़ डिराइव हो जाएगी आफ्टर राइटिंग द आइलर लाग्रांज इक्वेशन। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें ये डिराइव हुई है ये। इसी तरह सेकंड केस है, सेकंड केस ये है कि f इसकी इक्वल आएगा अगर f डज नॉट कंटेन x, अगर f में x ना हो तो फिर इसकी इक्वल आएगा। तो अगर x ना हो तो फिर क्या सीन होगा वो देखें आप, वो डिफरेंशियल फॉर्म बनेगी वो देखते हैं। तो देखें f की आप डिफरेंशियल फॉर्म लिखें, f चूंकि फंक्शन है y का, y प्राइम का, z का और z प्राइम का, तो इट्स डिफरेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू df is equal to partial f over partial y into dy, first variable के corresponding, plus partial f over partial y prime into dy prime, plus partial f over partial z into dz, plus partial f over partial z into dz prime. From 1, partial f over partial y is equal to minus d by dx partial f over partial y prime. तो इस पे लगा दें आप चेन रूल, क्योंकि f जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो डायरेक्ट ये डेरिवेटिव सॉल्व नहीं होगी, इस पे चेन रूल लगेगा। तो अप्लाई द चेन रूल